प्रिय छात्राओं, आज हम यूरोप के एक बहुत बड़े या महान विचारक मैकियावेली के बारे में अध्ययन करेंगे। मैकियावेली के समय में मध्य युग में दो प्रमुख शक्तियां थी। आप जानकारी के लिए आपकी मैं बता रहा हूं कि मध्य युग को ऐतिहासिक दृष्टि से अंधकार का युग भी कहा जाता है। अंधकार का युग कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य युग में ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई प्रगति नहीं हुई। यूरोप में मध्य युग के समय दो प्रमुख शक्तियां थी। नंबर एक, पोप, जो चर्च का प्रमुख था। मनुष्य के सांसारिक हित आध्यात्मिक हित के लक्ष्य के अधीन है, ऐसा इनका मानना था। आस्था और ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान तर्क से श्रेष्ठ है। चर्च अंतिम और सर्वोच्च शक्ति है और सभी राज्य या उनके सम्राट चर्च के अधीन हैं, यह चर्च का मानना था। और दूसरी शक्ति थी राज्य, राजा या सम्राट। यह सांसारिक जगत में सर्वोच्च था। संपूर्ण मध्य युग में इन दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष का काल रहा है। 14वीं सदी में पोप और राजा के बीच में भारी संघर्ष हुआ, जिसमें यह तय होना था कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। इस 14वीं सदी में एक नया दृष्टिकोण आया कि राज्य एक स्वपर्याप्त संस्था है और चर्च से स्वतंत्र है। दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं और दोनों को अपने अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। एक शब्द इस समय प्रमुख रूप से उभर कर आता है, रेनेसां, जिसका हिंदी में अर्थ है पुनर्जागरण। 14वीं तथा 15वीं सदी में यूरोप में भारी उथल पुथल हुई। 1343 ईस्वी में मार्सिलो की मृत्यु और 1469 में मैकियावेली के जन्म होने के मध्य यूरोप में बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति बड़े पैमाने पर हुई। यही पुनर्जागरण कहलाता है। इस पुनर्जागरण के समय राजा और पोप दोनों की शक्तियों में कमी आई। नए राष्ट्रीय राज्यों का जन्म हुआ, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन आदि थे। इसी समय राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप सामने आया। राष्ट्रीय चरित्र ही राष्ट्र का आधार बना। राजा के हाथ में समस्त सांसारिक शक्तियों को दिया गया और इन्हीं में से निरंकुश राजा का उदय हुआ, जिसका आधार था शक्ति, ऐसा सेबाइन महोदय कहते हैं। इसी समय विचार जगत में भी महान क्रांति हुई। यह लगभग 15वीं सदी का कार्यकाल था। कोलंबस और वास्को डी गामा ने नई नई खोजें की। उन्होंने विश्व के दो बड़े महाद्वीपों को खोजा। गैलीलियो और कोपरनिकस दो महान वैज्ञानिक सामने आए। इन्होंने पृथ्वी के संबंध में नई धारणा दी। पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। चर्च का अब तक मानना था कि पृथ्वी चपटी है। तो जब गैलीलियो ने यह कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी पृथ्वी पर घूमती है, तो गैलीलियो का भी बड़ा भारी विरोध हुआ और उसे समाज से या धर्म से पदच्युत कर दिया गया। इसी समय नए विश्व का प्रकटीकरण हुआ, मुद्रण कला का आविष्कार हुआ, नई नई अध्ययन सामग्री जिज्ञासुओं के लिए आई, लोगों के बीच वैचारिक आदान प्रदान हुआ और लोगों में दूरियों में कमी आई। नया ज्ञान विज्ञान भी लोगों के सामने आया। यही पुनर्जागरण था। हालांकि रेनेसां का हिंदी में पुनर्जागरण शब्द बहुत उपयुक्त नहीं है, लेकिन यह ठीक ठाक है। पुनर्जागरण असल में ज्ञान और विज्ञान का पुनरुत्थान है। यूरोप में 3 पुनर्जागरण 8वीं, 13वीं और इन दोनों के तीसरे और मध्य पुनर्जागरण का आधार बनाया
14वीं शताब्दी में। इसका प्रारंभ इटली में हुआ। यह प्राचीन ज्ञान का पुनर्जन्म तो था ही, उन भावनाओं और शक्तियों का पुनर्जन्म भी था जो बहुत दिनों से दबी थीं। इस समय नई चेतना, नई स्वतंत्रता, नया प्रेम, नए जीवन मूल्यों की सृष्टि, ये सभी चीज़ें अस्तित्व में आईं। ईश्वर की अपेक्षा मनुष्य पर ज़्यादा जोर दिया गया। सारांश में यह चर्च के नियंत्रण के विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष बुद्धि का विरोध था, जो कि प्रबल रूप से सामने आया। प्रिय छात्राओं, यहीं से मैकियावेली की शुरुआत होती है। उस समय के महान परिवर्तनों से राजनीतिक सिद्धांत में भी बड़े परिवर्तन हुए, जिसका सर्वश्रेष्ठ रूप मैकियावेली में दिखाई देता है। इसलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। प्रत्येक विचारक पर अपने युग का प्रभाव होता है और लगता है जब हम अध्ययन करते हैं कि मैकियावेली पर यह रंग सबसे गहरा था। 3 बातें प्रमुख रूप से इस समय दिखाई देती हैं जो कि सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली थी मैकियावेली के जीवन मूल्यों पर, मैकियावेली के विचारों पर, मैकियावेली की शैली पर। इनमें से नंबर 1 थी इटली का राजनीतिक विघटन। उस समय सामंतवाद के कारण से और चर्च की व्यवस्था के कारण से इटली बहुत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। मुख्य रूप से 5 भागों में इटली बटा हुआ था: नेपल्स, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस और रोमन कैथोलिक चर्च। इन 5 में आपस में लगातार संघर्ष था। इस कारण से इटली बहुत कमज़ोर हो गया था और फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आदि देश इसका लाभ उठाने लगे। नंबर 2, राजतंत्र की पुनः स्थापना। जब यह राजतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो उस समय की मध्यकालीन सभी प्रतिनिधि संस्थाएं धराशायी हो गई। और नंबर 3, पुनर्जागरण, जो कि मैकियावेली की जन्मस्थली फ्लोरेंस में अपने सर्वाधिक रूप में दिखाई देता है और मैकियावेली पर इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ा। अब हमको यह भी जानना होगा कि आखिर मैकियावेली चाहता क्या है। प्रिय छात्राओं, मैकियावेली अपने समय की परिस्थितियों से बड़ा प्रभावित था। एक बार वह किसी काम से फ्रांस के राज्याध्यक्ष से मिलने गया तो उसका स्वागत मिस्टर नोबडी के रूप में हुआ। नोबडी यानी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैकियावेली को बड़ी पीड़ा हुई कि अगर उसका देश या उसका राज्य मजबूत होता तो आज उसकी यह स्थिति क्यों होती, या उसका नोबडी के रूप में स्वागत क्यों होता। तो उसके मन में तीव्र इच्छा ने जन्म लिया कि मुझे अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना है और इस प्रकार के विचारधारा को जन्म देना है कि पूरा इटली एकीकृत होकर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हो सके। तो मैकियावेली चाहता है कि एक दृढ़ शक्तिशाली केंद्रीय राज्य की स्थापना हो। इसके 2 उद्देश्य थे। पहला, बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना, और नंबर 2, देश में आंतरिक शांति की स्थापना करना। इन दोनों उद्देश्यों के लिए एक केंद्रीय शक्तिशाली राज्य की स्थापना ही मैकियावेली का एक प्रमुख उद्देश्य था और उसके विचारधारा का या उसके विचारों का केंद्रीभूत तत्व था। मैकियावेली ने 4 प्रमुख पुस्तकें लिखी। नंबर 1, आर्ट ऑफ वार, नंबर 2, डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी, नंबर 3, प्रिंस, और नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इनमें से द प्रिंस उसकी सर्वाधिक प्रख्यात पुस्तक थी। इन पुस्तकों में सैद्धांतिक और बौद्धिक बातों में मैकियावेली ने कोई रुचि नहीं ली। उसने उस समय की या आगे की व्यावहारिक राजनीति की तरह अपने विचारों को इनमें बताया। सरकार का निर्माण कैसे हो, कौन से साधनों से सरकार को
संबल मिलता है, किन नीतियों से सरकार अपनी शक्ति को बढ़ा सकती है और किन गलतियों से शासन को बचना चाहिए। साधन अच्छा है तो साधन कैसे अपनाए जा सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से 2 और तीसरी पुस्तक महत्वपूर्ण है। दूसरी पुस्तक यानी द डिस्कर्सेस ऑफ लिविंग में गणतंत्रीय शासन की स्थापना, स्थायित्व तथा विस्तार के बारे में बताया है, लेकिन जो उसकी सबसे चर्चित पुस्तक थी वह थी द प्रिंस, जिसमें उसने शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। आज की मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।